Hi, good morning, my dear student. Today, we are going to start your class 11th history, chapter 2nd, according to CBSE. This is chapter 1st, writing in city life. Writing and city life. I hope you have remember we have completed the different topic of this chapter. कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने इस चैप्टर के पढ़ लिया है. हम लोगों ने इस चैप्टर के कई सारे पॉइंट्स को आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग. अर्बनाइजेशन Southern Mesopotamia, urbanization in Southern Mesopotamia, temples and king. Temples and my dear, if you have remember my previous class, where I was discuss about the Mesopotamian civilization, where I discuss about the development of the Mesopotamian writings, where I discuss about the city life, and also I was discuss that the Mesopotamian, they were oldest civilization in worldwide level who lived in city. They emerged their स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम अपने लेखन को उसने पहली बार विकसित किया. और एक सबसे महत्वपूर्ण और यूनिक बात ये थी कि शहरों का जब विकास हुआ मेसोपोटामिया में, तो मेसोपोटामिया में शहरों के विकास के साथ साथ हमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देती है, और वो है मेसोपोटामिया के क्या राजा और मंदिर का कॉन्सेप्ट. ये अपने में एक यूनिक बात थी कि हमें टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर मेसोपोटामिया में दिखाई दिए. मेसोपोटामिया के लोग अपने गॉड को टेम्पल के माध्यम से उनकी उपासना करते थे, उनकी पूजा करते थे. दे वर्शिप देयर गॉड, दे यूजेस द टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर एंड सेक्रीफाइसेस देम अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फिश एंड सच. वी विल डिस्कस एवरी एंड ईच पॉइंट्स, बट हैविंग read this topic, having seen this topic, you can easily understand that what we are going to read. ठीक है, हम मेसोपोटामिया के नगरीकरण को पढ़ेंगे और नगरीकरण के साथ साथ हम वहाँ के मंदिर वास्तु को भी देखने का प्रयास करेंगे. आइए पहले उन टॉपिक को थोड़ा रीड करते हैं, फिर उसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ. आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ. फ्रॉम 5000 BC, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest city emerged from some of these settlements. There were of various kinds, those that gradually developed around the temples, those that developed as centers of trade, and imperial cities. It is city, the first two kinds that will be discussed here. My dear, author want to inform you about that the emergence of cities. शहर कैसे बनते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं. कहते हैं अगर शहरों के विकास के क्रम को देखें तो आपको तीन तरह के शहर सामान्यतः दिख जाएंगे. यू कैन इनली फॉर्म थ्री टाइप ऑफ सिटी स्ट्रक्चर. फर्स्ट, द रिलीजियस सिटी. सेकेंड,
ट्रेडिंग बेस्ड सिटी, थर्ड इंपीरियल, या रॉयल सेंटर, इंपीरियल सेंटर भी लिख सकते हैं, रॉयल सेंटर भी लिख सकते हैं। इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो कहता है यहाँ पे हम शहरों का विकास की बात अगर करें तो हमें 3 तरह के शहर दिखाई देते हैं। पहला, वो शहर जो धार्मिक आधार पे बने हों, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर आप लें तो आपके सामने वाराणसी एक जीवंत शहर है पूरी दुनिया में, जो धार्मिक आधार पे, तो धर्म के आधार पर विकसित हुई और आज भी अपने अस्तित्व में बनी हुई है। बनारस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसे ही बहुत सारे शहर जिनका धार्मिक महत्व था वो अपनी विशेषताओं के लिए बड़े ही प्रसिद्ध। तो एक हुआ रिलीजियस, ठीक वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव, दो सेंटर हु वाज, हु वर और हु इज और हु आर, जो हैं, या हम प्लेयर में बोलें तो आज तो बहुत सारे शहर हैं जो थे, बहुत सारे शहर थे जहाँ पे क्या होती थी, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, आर्थिक क्रियाकलापों का बोलबाला था। वैसी जगहों पे भी शहरों का विकास हुआ। ये शहर तेज़ी से विकसित हुए, ये शहर तेज़ी से फैले और इस तरह के शहरों का विकास हुआ। तो शहरों के प्रकार में हम एक शहर ये मार्केटिंग एक्टिविटी सेंटर के रूप में देख सकते हैं जिनके आसपास शहरों का विकास हुआ। तीसरा जो शहर है, ये शहर रॉयल पैलेस के रूप में रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में रहे होंगे। इस तरह से 3 तरह के शहरों का विकास हम इस पर बात कर सकते हैं। उन चीज़ों पे हम शहरों के इमरजेंस को समझ सकते हैं। आई होप ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डिस्कशन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द इमरजेंस ऑफ सिटी। शहरों का विकास कैसे होगा। नॉर्मल शहरों के विकास के लिए मैंने आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास दोनों जगह में बताया कि शहर कैसे बनेंगे। अगर नॉर्मली शहरों के विकास को देखें, नॉर्मली एकदम सिटी के इमरजेंस को देखें तो क्या दिखेगा हमें, सिटी को नॉर्मली इमरजेंस ऑफ सिटी प्रोसेस को देखें हम तो क्या दिखेगा हमें, शहर कैसे बने। तो उनके लिए आइए हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि शहर कैसे बसते हैं। एक सामान्य रूप से शहरों के विकास को समझिए। सबसे पहले क्या हुआ होगा, एग्रीकल्चर हुआ होगा, खेती हुई होगी। एग्रीकल्चर के बाद सरप्लस प्रोडक्शन, इसके बाद आर्टिसियन, इसके बाद प्रोडक्शन, ओके, नीचे का नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे का हटा देता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिसियन के बाद क्या आए होंगे, मैं यहाँ आर्टिसियन को लिख दे रहा हूँ। आर्टिसियन के बाद क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद मार्केट्स एंड मार्केटिंग सेंटर, फिर ट्रेड, और फिर ट्रेड से क्या बसा होगा,
सिटी। आई होप इस चार्ट के सारे आप आसानी से शहरों के विकास को समझ सकते। इस तरह से जो शहर बसे होंगे वो ट्रेडिंग बेस्ड शहर होंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बेस्ड शहर। इस तरह के शहरों का जो विकास हुआ वो शहर ऐसे जिससे शहरों का पूरा डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये है वो शहर। तो ये शहरों के विकास था। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अपने मेन टॉपिक को देखेंगे। मेन टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया। साउदर्न मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन का विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों को हम देखेंगे। आइए देखते हैं पैराग्राफ क्या कहता है, पैराग्राफ क्या कहता है और किस तरीके से साउदर्न मेसोपोटामिया में शहरों का विकास हुआ, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर आई वाज डिस्कस दैट द फर्स्ट टाइम सिटी इमर्ज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। Sumer and Akkad, they were the prominent city in the southern Mesopotamia. Actually, they were deserted land. That area was not so developed. This is a paper. It is very important. So, okay. तो ये जो शहर थे, ये जो शहरों का विकास हुआ, हमने जिस क्रम में आपको बताया उसमें हम सिर्फ दो सिटी को बेस करके पढ़ेंगे। एक इकोनॉमिक सेंटर के रूप में पढ़ेंगे और एक रिलीजियस सेंटर के रूप में हम बेस करके देखेंगे। तो इकोनॉमिक सेंटर के रूप में कैसे थे और रिलीजियस सेंटर के रूप में, तो आइए देखते हैं उन चीज़ों को। आपका बुक कहता है कि द अर्ली सेटलर्स देयर ऑर्गेनाइजिंग आर अननोन बिगिन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल एट सेलेक्टेड स्पॉट इन देयर विलेज। The earliest known temple was small shrine made of unbaked bricks. Okay. अब सिटी के साथ साथ कुछ चीज़ों को जोड़ा, अर्बनिज्म से कुछ चीज़ों को जोड़ रहा है। सिटी के अर्ली फॉर्म टाउन, लेकिन टाउन में एक चीज सबसे जरूरी थी, वो क्या थी? टेम्पल। टेम्पल्स लाइक स्ट्रक्चर हर टाउन में हमें दिखाई देती है। ये जो टेम्पल हैं वो लगभग हर टाउन में बने हुए हैं। ये जो टेम्पल स्ट्रक्चर है इनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी है। कहता है कि द अर्ली सेटलर्स बिगेन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल्स एट सेलेक्टेड स्पॉट्स इन देयर विलेज। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वाज अ स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। किससे बनते थे ये? यहाँ पे हम आपको विलेज से भी जोड़ देते हैं। तो समझने में आसानी होगी। हमने क्या किया? हमने सिटी को टाउन से जोड़ा और टाउन को विलेज से जोड़ा और फिर विलेज से हमने टेम्पल को जोड़ा। किससे बने थे? अनबेक्ड ब्रिक से बने थे। अनबेक्ड ब्रिक से ये टेम्पल बने थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर किससे हैं? अनबेक्ड ब्रिक से बने हुए हैं। कहता है आगे, द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वाज स्मॉल श्राइन मेड बाई अनबेक्ड ब्रिक्स। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड। टेम्पल क्या थे? द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड। टेम्पल क्या थे? भगवान के घर थे, बहुत सारे भगवान। इसमें दो भगवान का नाम लेता है मेसोपोटामियन गॉड के रूप में, दो लोगों का नाम लेता है। किनके किनका नाम लेता है? कहता है उर। उर क्या थे? गॉड ऑफ मून। और इनाना गॉडेस ऑफ लव एंड वार। ठीक है, इट इज वेरी क्लियर। कह रहा है मंदिर था, उनके मंदिरों का निर्माण अनबेक्ड ब्रिक से होता था। हर गांव में एक स्पेसिफिक इलाके पे मंदिर का निर्माण किया जाता था। मंदिर जो थे वो
उनके अपने भगवान के होते थे। उनके भगवान कौन थे? तो कहता है उनके भगवान जो थे उसमें कुछ स्पेसिफिक भगवान को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन? तो कहता है उसमें स्पेसिफिक गॉड के रूप में अगर आप लेंगे तो वो स्पेसिफिक गॉड्स होंगे उर और इनाना। इनकी बात का, इनका नाम का उल्लेख हमें मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शंस में क्लियरली दिखाई देता है। कहता है द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वेरियस गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ उर एंड इनाना constructed in bricks. Temple become larger over time with several rooms around open courtyard. कहता धीरे धीरे टेम्पल क्या हुए? लार्ज बनते गए, लार्ज टू लार्जर, धीरे धीरे बड़े होते चले गए। इसमें सेवरल रूम्स थे। सेवरल रूम्स के साथ साथ क्या थी? कोर्टयार्ड भी थी, आंगन। देखिए मंदिरों के साथ साथ क्या जोड़ रहा है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझाने का प्रयास कर रहा है। मंदिरों के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों के विकास को आपको यहाँ पे समझाएगा। तो author want to clearly inform you that first time the temple-like structure that was emerged in Mesopotamia, and these temple-like structure, these religious spot was gradually in this area, the religious area, the economic activities were growing. धीरे धीरे विकसित हो रहे थे इन्हीं सेंटर में। तो कहते हैं स्टार्टिंग फेज द रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स that was increased day by day. It was the temple had is a long, a vast courtyard, so that's why the space in the temple around area, so economic activity is gradually developing. उन क्षेत्रों के आसपास शहरों का विकास शुरू हो गया। वही कहता है कि the several rooms around the open courtyard, some of the early ones were possible, not unlike the ordinary house for the temple was the house of God, but the temples always had their outer walls going in and out the regular intervals, which no ordinary buildings ever had. अगर आप मंदिरों के स्ट्रक्चर को देखें बुक में तो आपको मंदिर दिखेगा। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, आपके पास भी होगा बुक, पेज नंबर 37 पे अगर आप देखेंगे तो मंदिर लाइक स्ट्रक्चर आपको एक्सकवेशन में दिखाई देगा। अब अभी आप बुक को देखें, आपको ये टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। इसमें दीवारें दिख रही हैं। देखिए इसमें क्या है? इंटरवल्स हैं। दीवारें पूरी नहीं हैं, उनके ऊपर छत नहीं है और दीवार एक सीधी रेखा में नहीं है। क्या है? इंटरवल्स हैं उसमें। कहता है मंदिर लाइक स्ट्रक्चर्स द प्रॉपर इंटरवल्स इन एक स्पेसिफिक एरिया पे मंदिर जैसी संरचना का निर्माण होता था। ये मंदिर अपने स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए फेमस थे, अपने स्पेसिफिक ये आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे। तो कहता है कि ये जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वही उसको एक सामान्य भवन से क्या करता है? अलग कर देता है। एक जो प्रॉपर सिटी है, सिटी में जो घर हैं उन घरों से मंदिर अपने को अपने स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल जो क्वालिटी है उससे ऊपर कलेक्ट करता है। घरों की दीवारें सीधी हैं जबकि मंदिरों की दीवारों में प्रॉपर इंटरवल्स हैं। तो इसके आधार पे आपने क्या समझा? इसके आधार पे आपने देखा कि एक पूरा डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। मंदिर लाइक स्ट्रक्चर आपको बने बने दिख रहे हैं जो कि सामान्य घरों की तुलना में एकदम यूनिक है, एकदम अलग है। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए कहता है कि द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप टू हिम और हर पीपुल ब्रॉड ग्रेन गॉड एंड फिश। द फ्लोर ऑफ सम अर्ली टेम्पल हैड थिक लेयर ऑफ फिश बोन। कहता है सीधा सीधा कहता है कि देवता की पूजा का केंद्र बिंदु देवता होता था। लोग देवी देवताओं के लिए खूब सारा अनाज, दही, मछली लाते थे और टेम्पल का जो फर्श था वो थिक लेयर वहाँ मिली है। वो थिक लेयर किसकी है?
मछलियों की हड्डियों से पटी है, जानवरों की हड्डियों से पटी है पूरी परत। तो क्या प्रूफ करती है? जो ये प्रूफ करती है कि यहाँ पे उस समय के लोग इन मछलियों को मंदिरों में चढ़ाया करते रहे होंगे। ये लोग अपने मंदिरों में इसका चढ़ावा चाहते होंगे। ये उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी थी, दैट इज देयर स्पेसिफिक क्वालिटी। आप अगर उन चीज़ों को देखें तो क्लियरली इनको आप समझ सकते हैं, प्रॉपर वे से इनको आप समझ सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने मंदिरों का विकास किया, किस तरीके से ये मंदिरों में अपने धार्मिक क्रियाकलाप करते थे, किस तरीके से इनके मंदिरों में जो हमें क्या दिखते हैं, जो हमें वो लेयर दिखाई देती है, जो हमें थिक लेयर दिखाई देती है, वो क्या बताती है। मंदिरों के जो बिल्डिंग्स हैं उनके आर्किटेक्चर कैसे हैं, जो सामान्य हाउस की तुलना में डिफरेंट है। इन सारी चीज़ों को हम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से प्राप्त कर सकते हैं, पुरातात्विक अवशेषों से इनको समझ सकते हैं और हम देख सकते हैं। तो ये बिल्डिंग टेम्पल का जो स्वरूप है वो पहली बार दिखता है। इसी को ही एक शब्द से कहा गया है, कहा गया जिगुरत। जिगुरत कहा गया, क्या कहा गया है? टेम्पल को जिगुरत कहा। ये कहाँ पे है? एक ऊंचाई भरे स्थान, एक माउंट, एक किला है, कहीं भी जो ऊंचे क्षेत्र थे वहां पे इनको बनाया गया है। ये कई कह रहा है जो मंदिर थे वो मल्टी स्टोरीज थे, कह रहा वो उनके चारों तरफ एक बड़ा सा आंगन था, कह रहा के कंपाउंड में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। जो बाद में किसके लिए फेमस हुए? कह रहा है कि बाद में वो फेमस हुए बिल्डिंग आर्किटेक्चर के रूप में, मार्केटिंग सेंटर के रूप में। तो ये पूरा का पूरा एक मंदिर की तरह समझना। याद रखिएगा, यहाँ तो मैंने छत बनाई है टेम्पल में, मेसोपोटामियन टेम्पल में हमें बिल्डिंग के छत जो उनका रूफ है वो हमें नहीं प्राप्त होता है, छत नहीं है। तो ये जो स्पेसिफिक क्वालिटी है ये अपने में यूनिक है। हम अगर आप इसके बाद देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखते हैं। ओके माय डियर, व्हाट आई इन्फॉर्म यू that temple is a very specific architecture in Mesopotamia which was found in excavation. On the basis of that we can say that first time in the average civilization, Mesopotamia was the first where we have seen, where we found the temple architecture. I hope you have remembered that the name Ziggurat स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? जिगुरत कहा गया टेम्पल को। ओके, इस टेम्पल को क्या कहा गया? ये जो स्ट्रक्चर्स थे, ऊपर रूफ नहीं था, नीचे के पूरे इंटरवल्स, दीवार जो थे वो इंटरवल्स के आधार पर थे, प्लेन नहीं थे, एक साथ सीधे खड़े नहीं थे। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मंदिर का एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर थी, इनकी स्पेसिफिक क्वालिटी थी। फिर हमने आपसे कहा कि इन स्पाइट ऑफ natural fertility, agriculture was subject to hazard. The natural outlet channels of the Euphrates would have too much water one year and flood the coast. Sometimes they would change course altogether, as the archaeological records shows. Villages were periodically relocated in Mesopotamian history. There were man-made problems as well. Those who lived on the upstream, here the main problem. आप ध्यान से देखिए, those who lived in upstream strategic channels could drive so much water into their fields that villages downstream were left without water, or the neglect to clean out the silt from their stretch of the channels, blocking the flow of water further down. So the clearly Mesopotamian countrysides saw
the repeated the conflicts over land and water. My dear, in the starting of my class, I was clearly informed you, I was clearly taught you that the Euphrates and Tigris, that are the very prominent river in this civilization. This Mesopotamian civilization was developed in the doaba of these rivers, Euphrates and Tigris. These rivers provide the transportation facilities. These rivers provide the irrigation facilities in that regions, that areas. The conflicts arose during that time when the the people who lived in the upstream area, they uses the huge amount of the water and they never clean the silt which is deposited in the bed of the river. So that's why the problem was created for the lower people who lived in the lower, जो लो स्ट्रीम के एरिया में रहते थे, नदी के जो लो बेड में रहते थे, सपोज करिए नदी ऐसे बह रही है और ऐसे बहती हुई ऐसे बह रही है, तो जो यहाँ पे है रिवर में, जो इस रीजन में है रिवर के अप एरिया में, और जो यहाँ पे है डाउन में, डाउन बेड में है रिवर के, दैट इज रिवर, ओके। तो यहाँ तक अगर पानी का अधिकतम यूज को अपने खेतों में कर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ तक पानी पहुँचने में क्या होगी, उनकी मात्रा घट जाएगी। और फिर ये जो इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनसे क्या होगा, इस एरिया में रहने वाले लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है, और ऐसा होता भी था। ये युद्ध के कारण थे, दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, दोनों के बीच के झगड़े का कारण यही था। दूसरी चीज ये थी, उस समय एक जो डिजास्टर्स थे, प्राकृतिक आपदाएं थी, वो भी आती थी, कभी बाढ़, कभी अधिक पानी आया तो ये सबको लेके डूब गया। नीचे वाले ज़्यादा प्रॉब्लमेट कंडीशन में थे, प्रॉब्लम फेस करें, पानी ज़्यादा होगी तो ऊपर वाले कम, सूखा पड़ा तो ऊपर वाले ने पानी का यूज कर लिया, नीचे वालों को पानी नहीं मिला, सूखा की प्रॉब्लम। तो ये रीजन्स थे, अगर पानी मिलती थी तो प्रॉपर खेती होती थी, पानी नहीं मिलती थी तो खेती नहीं मिलती, एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अब यहीं से किसका रोल आ जाएगा, किंग का रोल आ जाएगा, किंग के बाद कॉन्फ्लिक्ट है। अब किंग कैसे इससे कनेक्ट होगा, मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि जो जमीन थी, जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि एग्रीकल्चर कई बार संकटों का सामना करना पड़ता था, और जो यूफ्रेट्स थी वो उसकी जो प्राकृतिक धाराएं हैं वो कभी कभी वर्ष में तो बहुत ज़्यादा पानी लाती थी, और कभी कभी वो पानी से पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी। कभी इस नदी में खूब पानी आता, कभी पानी खत्म हो जाता, पानी खूब आता था तो बाढ़ आती थी, और बाढ़ आने के बाद ये लो एरिया के रहने वाले लोगों को वो डुबो देती थी, उनकी फसलों को नष्ट कर देती थी। इसके एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ये मिले, इससे प्रूफ हुआ कि यहाँ पे ये लोग इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बात को प्रूफ कर रही है। मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर कई बार डिस्टेब्लिश हुए, फिर से बसे। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानवों के द्वारा भी समस्याएं उत्पन्न की गई, ह्यूमन मेड प्रॉब्लम भी आई। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, उनके पास जल धाराओं से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे, स्ट्रीम के नीचे की बसी हुई गाँव को पानी नहीं मिलता था, और ये लोग अपने हिस्से में ये लोग सिल्ट या जो सिल्ट की डिपॉजिट थी उसको हटाते नहीं थे, तो पानी नीचे प्रॉपरली फ्लो नहीं करती थी, बहाव कम हो जाता था या रुक जाता था, और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था, जिससे भी लोगों को प्रॉब्लम आती थी और ये झगड़े का कारण होती थी। और यही इसीलिए मैंने कहा अब यहाँ पे किसका रोल शुरू होगा, किंग का रोल शुरू होगा। बुक में देखिए, बुक क्या कहता है, आपको बुक क्लियरली कहता है, वेल there was a continuous war for in a region. Though chiefs who had been successful in war would oblige their followers by distributing as their guards or the servant, so they could increase their influence and clout. Such war leader, however, would
be here today and gone tomorrow, until a time came when such leadership came to increase to well-being the community with the certain of new institutions or practices. In time, victorious chiefs began to offer the precious booty to the gods and thus beautify the community's temple. They would send men out to fetch fine stone and metal for the benefit of the god and the community and organize the distributions of temple wealth in an efficient way by the accounting for things that came in and went out. As the poem author Anmarkar saw, this gave the king high status and the authority to command the community. Okay? पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि कन्फ्लिक्ट क्या था, किसके बीच था? नदियों के पानियों के लिए। तो ऐसे समय में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण, हमला, युद्ध होते थे। इन युद्ध में क्या होता था? जो राजा जीतता था वो पराजित क्षेत्र के लोगों को बंदी बना लेता था और उनको अपने विभिन्न कार्यों में इन्वॉल्व कर लेता था। उनको गार्ड के रूप में, दासों के रूप में, अपने खेतों में काम करने के वाले के रूप में, वर्कर्स के रूप में उनको रख लेता था। जो लूट की सामग्री मिलती थी उस लूट की सामग्री को अपने लोगों में बांट देता था और फिर अपनी प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए वो बड़ी मात्रा में अपने मंदिरों को दान देने लगा। मंदिरों को दान देने के लिए अपने मंदिर को उसने क्या किया? ब्यूटिफाई किया, उसको डेकोरेट करने के लिए प्रीसियस मेटल कलेक्ट किया और ये प्रीसियस मेटल जो थे ये दूर दराज के क्षेत्रों से मंगाए जाते थे। याद होगा मैंने आपको अनमरकर स्टोरी बताई थी और मैंने कहा था अनमरकर पहला था जिसने अपने मंदिरों को ब्यूटिफाई करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से क्या मंगवाया? वो चीज़ें। इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। राजा किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होती थी, किस आगे चलते थे, इन चीज़ों को फिर पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड